मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में समाज आया। मनुष्य की आवश्यकताएं शुरुआत में क्या थी? अत्यंत सीमित थी, और उस आवश्यकता के लिए उसने मिलकर प्रयास किया, और इस प्रयास से उनमें हम की भावना आई, और उसी के परिणाम स्वरूप समूह का विकास हुआ। कालांतर में मानव की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, और उसी के अनुरूप बहुत सारी समिति, संस्था, संगठन, इन सब का जो है विकास होता चला गया। यानी जो समाज है वह मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में ही आया, है ना। तो आगे कालांतर में जैसे जैसे आवश्यकता बनती गई, बहुत सारे संगठन बने। राज्य की आवश्यकता पहले नहीं थी, धर्म की नहीं थी, विवाह की नहीं थी, परिवार की नहीं थी, लेकिन समय के प्रवाह के साथ आवश्यकताएं बनती चली गई, और उस आवश्यकताओं के समाधान के क्रम में अलग अलग संस्था, समुदाय, समिति, संगठन बने, और इनमें पाए जाने वाले लोगों के मध्य संबंध को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अब समाज की उत्पत्ति हो चुकी है, लेकिन आपको कभी यह नहीं लगता कि हजारों साल से आखिर समाज जो बना हुआ है, यह क्यों बना हुआ है? कोई भी समाज हजारों वर्ष से, जैसे भारतीय समाज की बात करें तो एक नॉन सिविलाइजेशन के रूप में, सभ्यता के रूप में हम पिछले 5-6 हजार वर्षों से अधिक है। क्या है सभ्यता? आगे समझ जाओगे, है ना। तो पिछले 5,000 वर्षों से अधिक समय से अगर भारतीय इस क्षेत्र में भारतीय समाज रहा है, तो इसको लंबे समय तक बनाया किसने रखा है? और इस क्रम में हमने कल चर्चा की संस्कृति की। तो किसी भी समाज को लॉन्ग रन में बनाए रखने, सस्टेन करने के लिए, उसे निरंतरता, स्थायित्व और पहचान प्रदान करने के लिए संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम भारतीय किसी से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है वो आज की नहीं है, हजारों साल से आती रही है, और इस संस्कृति ने क्या किया है? समाज को स्थायित्व प्रदान किया है, निरंतरता प्रदान किया है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। किसी समाज के मूल्य, प्रथा, तौर तरीके, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति में शामिल है। तो जब हम कहते हैं संस्कृति, तो संस्कृति का मतलब क्या है? कि संस्कृति एक जटिल समग्र है। समग्र मतलब एक एंटिटी, समुच्चय, जिसमें सब कुछ शामिल है। विचार, विश्वास, प्रथा, परंपरा, मूल्य, ये सब जो है संस्कृति का पार्ट है। जीवन शैली संस्कृति का ही पार्ट है। व्यवहार के तौर तरीके, ये सब क्या है? संस्कृति का ही पार्ट है। यानी संस्कृति में ये सभी शामिल है। और यह संस्कृति करती क्या है? तो किसी भी समाज को एक आइडेंटिटी देती है। पूरी दुनिया में कहीं कोई व्यक्ति नमस्कार बोलता हुआ दिखे, इसका मतलब है वो क्या है? कि वह भारतीय मूल का है या भारत का है। तो किसी भी समाज को यह एक पहचान देती है, विशिष्ट पहचान कह सकते हो। उसे यह कॉन्टिन्यूटी प्रदान करती है, निरंतरता, उसमें स्थायित्व प्रदान करती है, स्थायित्व। जैसे अगर हम क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं जो भी मूल्य हैं, तौर तरीके हैं, ये सब आपके पास जो संपत्ति है संस्कृति के रूप में, वो आपके पिता ने दी, उनको उनके पिता ने दी। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है? ट्रांसफर होती है। व्यक्ति इसे सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखता है। सामाजिकरण का मतलब क्या हुआ? समाज के तौर तरीके, मूल्य, व्यवहार आदि को घर, परिवार, स्कूल आदि में सीखना। तो संस्कृति लंबे समय तक समाज को बनाए रखती है। हमें कैसे बात करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमें कौन सिखाता है? संस्कृति। और संस्कृति से ही किसी समाज की विशिष्ट पहचान बनती है। तो किसी भी समाज को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, सुष्मिता शर्मा सुधर जाओ बेटा, है ना, सुधर जाओ, है ना। फालतू कमेंटबाजों से सख्त चिढ़ है मुझे, है ना। तो समाज को बनाए रखने में संस्कृति की बड़ी योगदान भूमिका होती है, और संस्कृति हमारे जीवन शैली को बताता है। हर स्थान की संस्कृति वहां की सामाजिक, भौतिक, पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। यानी संस्कृति में स्थानिकता होती है, उस स्थान विशेष की, है ना, उस स्थान विशेष की। क्या जो भी चीज है, जैसे आप देखिए, हम भारत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनमें आप देखें कि मृत्यु के पश्चात सबको जलाने और अस्थियों को जल में प्रवाहित करने की प्रथा है। जबकि इस्लाम में, सेमेटिक रिलीजन, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई धर्म हो, इनमें जमींदोज करने के लिए कब्र में दफन करने की परंपरा है। ये उनकी संस्कृति का पार्ट है। अब भारतीय संस्कृति में सबको जलाने की प्रथा क्यों आई? हमारे यहाँ अस्थियों को नदी में प्रवाहित करने की प्रथा क्यों आई? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वन थे, नदियां थी। लेकिन जहां पर इस्लाम आया, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, वहां वनों का अभाव है, नदियों का अभाव था। तो हर स्थान की परंपरा, संस्कृति जो है वो उसके स्थानीय भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण से बनती है ना। और इससे किसी समाज की पहचान बन जाती है। जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, ये सब संस्कृति का पार्ट है, और ये स्थानीय सामाजिक भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो जो संस्कृति है वो किसी समाज को लंबे समय तक बनाए रखती है। कोई भी संस्कृति दुनिया की अच्छी या बुरी नहीं होती। हर संस्कृति अपने आप में अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में आती है। तो कोई भी संस्कृति जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, हर समाज के अपने अनुरूप, अपने सामाजिक परिवेश के अनुरूप वो डेवलप होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है और उनकी संस्कृति खराब है। हर समाज के लोग अपने अपने तौर तरीके से जीते हैं। हम भारतीय किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कोई है अंग्रेज या पश्चिमी दुनिया के देश के लोग क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं। कई जनजातियां हैं जो एक दूसरे से, जैसे एक अफ्रीका की जनजाति है मशाई, एक मशाई जब दूसरे से मिलता है तो पहला दूसरे पर थूकता है और बदले में दूसरा पहले पर थूकता है। ये उनका वेलकम जेस्चर जो उनकी संस्कृति से उन्हें मिली है। तो संस्कृति जो है वह किसी समाज को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं होती। हर संस्कृति अपने सामाजिक भौगोलिक परिवेश की देन होती है। जैसे खान पान के तरीके, कब पहनावा, आपकी भाषा, आपकी जीवन शैली, सब कुछ संस्कृति से प्रभावित होती है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किसी भी समाज को लंबे समय तक बनाए रखने, अर्थात उसे निरंतरता, लंबे समय तक बनाए रखने, समाज में ही चल रहा है ये, हेडिंग अलग से नहीं डालो, संस्कृति डालना चाहते तो डाल लो। किसी भी समाज को लंबे समय तक बनाए रखने अर्थात उसे निरंतरता एवं स्थायित्व प्रदान करने के में उसे निरंतरता एवं स्थायित्व प्रदान करने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
संस्कृति किसी भी समाज को एक पृथक व विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। संस्कृति किसी भी समाज को एक पृथक, पृथक मतलब अलग, व विशिष्ट, विशिष्ट मतलब समथिंग डिफरेंट, कुछ हटके, पहचान प्रदान करती है। देखिए, संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें विचार, विश्वास, प्रथा, परंपरा। संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें विचार, विश्वास, प्रथा, परंपरा, मूल्य, जीवन शैली, व्यवहार के तौर तरीके आदि, जिसमें विचार, विश्वास, प्रथा, परंपरा, मूल्य, जीवन शैली, व्यवहार के तौर तरीके आदि शामिल है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, एवं जिसे व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है, सीखता है, एवं जिसे व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है या सीखता है, जिसे व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है या सीखता है। अब देखो बच्चों, संस्कृति जो है उसके दो पक्ष होते हैं, ध्यान देना। एक संस्कृति का भौतिक पक्ष होता है और एक संस्कृति का अभौतिक पक्ष होता है। संस्कृति के दो पक्ष हैं। हम लोगों की स्पीड जो है ना वो बाय डिफॉल्ट है, रात को 3 बजे भी उठाओगे ना तो उतना ही स्पीड बोलेंगे, क्योंकि हमने जीवन में कुछ नहीं किया है। दिन रात 15-16 साल, सुबह शाम, दिन रात, यहां से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी खाली पढ़ाया ही है। तो हमारा जो स्पीड है ना बाय डिफॉल्ट है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है ना। सवाल अभी नहीं, लास्ट तक जाओगे कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। जितने सवाल सब पूछ रहे हो अंत तक सुनोगे तो सब सवाल खत्म, डाउट और फिर भी रहेगा तो लास्ट में। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती है ना। जैसे आप कहते हैं धर्म, विचार, विश्वास, ये सब संस्कृति का ही पार्ट है। मूल्य, ये सब क्या है? अभौतिक है, अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता। अमूर्त का मतलब जो देखा ना जा सके, है ना। कुछ संस्कृति का भौतिक पक्ष भी है जो दिखाई पड़ता है। इसी भौतिक संस्कृति को हम क्या कहते हैं? सभ्यता, सिविलाइजेशन। जब आप सिविलाइजेशन कहते हैं बेसिकली वो क्या है? संस्कृति का भौतिक स्वरूप है, जो आप मूर्त है, जो दिखाई पड़ता है, जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। यानी संस्कृति जो है वह, उसके दोनों ही पक्ष हैं, भौतिक और अभौतिक, है ना। यानी सभ्यता जो है वह भौतिक संस्कृति है, जबकि धर्म धर्म क्या है? विश्वासों की एक व्यवस्था है ना। धर्म किसी भी पवित्र वस्तु में विश्वास से बनती है। तो जो धर्म है, चाहे विचार है या विश्वास है या मूल्य, ये भौतिक संस्कृति के पार्ट नहीं बल्कि अभौतिक, अभौतिक जो दिखाई नहीं पड़ती। अब देखिए, इसी अभौतिक संस्कृति को हम क्या कहते हैं समाजशास्त्र में? सभ्यता। अब बार बार क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। संस्कृति भी पढ़ते हैं, ज्यादा क्या पढ़ते हैं? सभ्यता। सभ्यता पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मनुष्य ने जिसे बनाया है सोच समझकर, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो सभ्यता मानव द्वारा निर्मित है। सभ्यता मनुष्य के जीवन को आसान बनाती है। ये पेन, ये स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया। ये नष्ट हो जाती है। पंखे का डिजाइन आज कुछ है, कल कुछ और आ जाएगा, लेकिन पंखे का विचार अमूर्त है और वह भौतिक संस्कृति का नहीं बल्कि अभौतिक संस्कृति का पार्ट। सिंधु घाटी से हमारा परिचय किसने कराया? क्या कोई व्यक्ति मिला था जिसने कहा कि आइए राखालदास बनर्जी आपको पूरी सैर कराते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता हम क्यों कहते हैं? कि मनुष्य के द्वारा जो भी चीजें वहां बनाई गई, खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेषों से हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर नदी, यहाँ पर जो है स्नानागार है, यहाँ कृषि है के साक्ष्य मिले, यहाँ नर्तकी की प्रतिमा, ये सब सिंधु घाटी के लोगों ने बनाया। तो जब भी हम कहते हैं सभ्यता, तो वो भी संस्कृति का ही एक पार्ट है। कैसा? भौतिक पार्ट जो दिखाई पड़ता है। सभ्यता थोड़ी परिवर्तनशील होती है, सभ्यता विनष्ट हो जाती है, संस्कृति का भी विनाश होता है लेकिन बहुत दीर्घकाल। सभ्यता अस्थायी है। पंखे का डिजाइन कुछ आज, कल कुछ और आ जाएगा, परसों कुछ आ जाएगा। पंखे का विचार क्या है? आइडिया के रूप में वो अभौतिक संस्कृति का पार्ट। किसी के मन में यह विचार आया होगा कि कोई ऐसा वस्तु होता जिसके घूमने से ठंड की अनुभूति होती, हवा लगती, तो पंखा बना दिया गया। तो जो अमूर्त स्तर पर जब हुआ था तो वो अभौतिक था, और जब मूर्त स्तर पर आया तो वो क्या हो गया? भौतिक संस्कृति। तो सभ्यता पर्यावरण का ही मनुष्य के द्वारा बनाया गया भाग है, जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में बनाया है। तो संस्कृति के ही दोनों पार्ट हैं, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। भौतिक जिसको टच कर सकते हैं, जो परिवर्तनशील है, जो विनष्टशील है, और जो पहला है वो क्या है? अभौतिक नहीं, अभौतिक जो जिस दिखाई नहीं पड़ता। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति बहुत जटिल समग्र है, इसमें सब कुछ शामिल है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होती है। कल भी हमने क्या कहा कि इतने हजारों वर्षों में कई लोग हम पर, भारत पर आक्रमण करने आए, शक, हुण, कुषाण, मुगल, अफगान, तुर्क, अंग्रेज, लेकिन इसके बाद भी अगर हमारी सभ्यता, संस्कृति बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? क्योंकि यह जो संस्कृति है यह अत्यंत विशाल है, प्राचीन है। तो भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। अगला एक हेडिंग बनाइए। अब यहीं से आप सभ्यता और संस्कृति में अंतर भी कर सकते हैं। सभ्यता मूर्त है, दिखाई पड़ती है। संस्कृति का जो अभौतिक संस्कृति वो दिखाई नहीं पड़ती। सभ्यता का विनाश हो सकता है, जो अभौतिक संस्कृति है उसका विनाश नहीं होता। संस्कृति में ही सभ्यता भी शामिल है। एक हेडिंग बनाइए, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, है ना। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। और विशेषताओं से बहुत सारे सवाल बने हैं और आगे भी बच्चों बनते रहेंगे, है ना। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन, भारतीय संस्कृति
मैंने थोड़ी ऐड किया है आशुतोष, झेलो थोड़ा, क्या कर सकते हो। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है कि एक ज्ञात सभ्यता वह संस्कृति के रूप में, एक ज्ञात सभ्यता और संस्कृति के रूप में 5000 वर्षों से भी अधिक समय से, 5000 वर्षों से अधिक समय से भारतीय संस्कृति बनी हुई है। 5000 वर्षों से अधिक समय से भारतीय संस्कृति बनी हुई है। विभिन्न सभ्यताओं संस्कृतियों से, विभिन्न सभ्यताओं संस्कृतियों से इसके परिचय व मिलन के बावजूद, विभिन्न सभ्यताओं संस्कृतियों से इसके परिचय एवं मिलन के बावजूद इसकी उपस्थिति आज भी बनी हुई है। इसकी उपस्थिति आज भी बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता, सबसे पहली विशेषता हमने क्या देखा कि अत्यंत प्राचीन है, दुनिया की बहुत प्राचीन संस्कृति है। तो पहली विशेषता हम क्या लिख सकते हैं कि प्राचीनता एवं स्थायित्व। यह अत्यंत प्राचीन है, 5000 वर्षों से अधिक समय से यहां पर अगर बना हुआ है तो अत्यंत प्राचीन है। स्थायित्व तो कहीं ना कहीं बना हुआ है। क्लास हमारे एंड से सही जा रही है। दूसरा, भारतीय संस्कृति की विशेषता हम लोग देख रहे हैं, धर्म की प्रधानता। जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसमें धर्म का कुछ विशिष्ट अर्थ है। प्राय धर्म का अर्थ हम लोग मजहब, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। जो भारतीय परंपरा है उसमें धर्म का अर्थ विशिष्ट रहा है। जैसे आप देखिए, जो धर्म को लेकर भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में कहा गया है, धार्यते, क्या चर्चा है धर्म को लेकर? धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। क्या धारण किया जाए? तो उच्च नैतिक गुण या मूल्य को धारण करके, है ना। यानी उच्च नैतिक गुण या मूल्य को धारण करना, सिर्फ धारण ही नहीं करना बल्कि धारण करके उसके अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक व्यवहार करना। तो जो हमारे यहां धर्म की परंपरा रही है, धर्म में ईश्वर नहीं रहा शुरू, धर्म में ईश्वर बहुत बाद में आए। जो भारतीय परंपरा है उसमें संस्कृत भाषा के धर्म शब्द देखिए अगर आप, तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। किस चीज को धारण करना? तो उच्च नैतिक गुण, उच्च नैतिक गुण, उच्च मूल्य, अच्छे मूल्य। मूल्य क्या होता है जी? क्या अच्छा है क्या बुरा है, मूल्य बताता है। तो जो भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब क्या है कि यह धर्म का मतलब यहां रिलीजन नहीं है। धर्म शब्द को आप कई अलग अलग अर्थ में आप यूज करते हैं। जैसे धर्म शब्द को आप कर्तव्य पालन में भी, यह शिक्षक का धर्म है कि अच्छा पढ़ाए, यह छात्र का धर्म है कि खूब कमेंट करे, शिक्षक की न सुने। तो जो धर्म है वह कर्तव्य के रूप में भी होता है, धर्म गुण के रूप में भी है। जैसे कहते हैं पानी का धर्म है प्यास बुझाना, आग का धर्म है जलाना। धर्म जो है वह मजहब के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखते हैं, रिलीजन, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, तमाम धर्म। धर्म जो भारतीय परंपरा है वो विशिष्ट रही है। यहां पर धर्म शब्द का मतलब क्या है? उच्च नैतिक गुण और मूल्य को धारण करते हुए सामाजिक व्यवहार की परिपाटी। परिपाटी का मतलब तौर तरीका, सामाजिक व्यवहार की परिपाटी, तौर तरीका। जो भारतीय परंपरा है उसमें धर्म का मतलब ही है। पश्चिम की परंपरा जो है वह धर्म का अलग है। पश्चिम की यानी जो यूरोप की परंपरा है, वहां धर्म जो है लैटिन, रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रेलिगियर से बना है, जिसका अर्थ है बांधना, बांधने वाली शक्ति के रूप में। वहां ईश्वर की अवधारणा धर्म के आगमन से ही है। बिना अल्लाह के इस्लाम धर्म नहीं हो सकता और बिना ईसा मसीह के ईसाई धर्म की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जो धर्म की भारतीय परंपरा रही है वो धर्म को क्या कहती है? उच्च नैतिकता और गुणों, मूल्य से युक्त सामाजिक व्यवहार की परिपाटी। जैसे आप गांधी का एक फेमस स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृत शरीर के समान है। बिना धर्म की राजनीति, यहां पर धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू धर्म इस्लाम धर्म नहीं है। धर्म विहीन राजनीति मृत शरीर के समान है। मतलब एक ऐसी राजनीति जो उच्च नैतिक गुण और मूल्य से विहीन हो, जिसमें उसमें उच्च नैतिक गुण और मूल्य का समावेशन न हो, ऐसी राजनीति बेकार है। तो जो भारतीय परंपरा है बच्चों, वो धर्म का अर्थ विशिष्ट रहा है। धर्म में ईश्वर बहुत बाद में आए। क्यों बाद में आए? उसके पीछे भी लॉजिक समझे। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना मजबूत नहीं होता कि वो सदैव क्या करे? उच्च नैतिक गुण या मूल्य के आधार पर व्यवहार करे। कोई देख ना रहा हो तो मैं शरीफ क्यों बना रहा हूं? जा रहे हैं रोड पे, 5 लाख का एक बैग गिरा हुआ है। आम व्यक्ति क्या करता है? पहले दाएं देखता है, फिर बाएं, कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं दिख रहा है। नो डाउट कुछ आज भी नैतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जो क्या करते हैं? उस पैसे को उठाकर थाने तक पहुंचा देते हैं। कोई देख ना रहा हो तो व्यक्ति नैतिक क्यों बना रहे, है ना। ऐसी स्थिति में नैतिकता के मार्ग पर लोगों को बनाए रखने के लिए एक शक्ति चाहिए। वह शक्ति के रूप में बाद में धर्म में क्या आ गया? ईश्वर। यानी धर्म में ईश्वर किस लिए आया? क्योंकि लोगों को नैतिकता के मार्ग पर, अच्छे राह पर लोगों को बनाए रखे। लोग ईश्वर के भय से क्या करें? कोई ना देख रहा हो तो ईश्वर तो देख रहा है, और जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप वो फल देगा। जन्नत भेजेगा या जहन्नुम, स्वर्ग भेजेगा या नरक, हेवन भेजेगा या हेल। हर धर्म में यही बातें कही गई। यानी धर्म जो है वह, उसमें ईश्वर को इसलिए लाया गया भारतीय परंपरा में, बहुत बाद में धर्म में ईश्वर की उत्पत्ति हुई, ताकि लोगों को नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखे। बिल्कुल वैसी मोरालिटी के लिए।
और धर्म का जो विकास है वह मनुष्य के तार्किक क्षमताओं के अनुरूप धर्म और ईश्वर आत्मा आदि का विकास हुआ। जैसे समझिए आप लॉजिकली, जब मनुष्य बाढ़, भूकंप, सुनामी, आग आदि से घबरा गया, सूखा, तो उसने पहले प्रकृति की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसने अपने पूर्वजों की आत्मा को स्वप्न में देखा उन्हें, तो उसने आत्मा ईश्वर की पूजा की। मनुष्य का बौद्धिक विकास और हो रहा है, उसी के अनुरूप देखिए धर्म की व्याख्याएं बदलती जाएगी। मनुष्य को लगा कि वह जैसा है, उसके पिता भी वैसे थे, उसके पिता भी वैसे थे, तो उसने क्या किया, ईश्वर को मनुष्य के रूप में माना। फिर मनुष्य के बौद्धिक विकास और अधिक हुआ, तो उसे लगा कि दुनिया में मनुष्य ही नहीं और भी लोग हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, सबको बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, तो ईश्वर की निर्व्यक्तिक अवधारणा आ गई। तो जो भारतीय संस्कृति है उसमें धर्म की प्रधानता है। थोड़ा सा नोट करिए, लिखिए लिखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हम लोग लिख रहे हैं। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, प्राचीनता एवं स्थायित्व। जो पॉइंट गहराई वाला वही मैं नोट कराऊंगा, ऐसे आप खाली धर्म की प्रधानता, कई जगह आपको धर्म पढ़ना है। लिखिए भारतीय संस्कृति, मन हो तो लिखो, प्रिया पांडे, जहां कहता हूं नोट करने वो लिखो ज्यादा। लिखिए भारतीय संस्कृति में सदैव धर्म की प्रधानता रही है, में सदैव धर्म की प्रधानता रही है। भारतीय संस्कृति में धर्म का आशय, भारतीय संस्कृति में धर्म का आशय उच्च नैतिक गुण एवं मूल्यों को धारण कर सामाजिक व्यवहार से है। धर्म का आशय उच्च नैतिक गुण एवं मूल्यों को धारण कर सामाजिक व्यवहार से है। कहा भी गया है जिसे धारण किया जाए वही धर्म है, धार्यते इति धर्मः, संस्कृत में कहा भी गया। देखिए कहा भी गया है जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर की उपस्थिति बहुत बाद में देखी गई। भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर की उपस्थिति बहुत बाद में देखी गई। फेरिट कोरहन, ब्लॉक हो जाओगे कल से तुम, सुधार देंगे, है ना, लास्ट वार्निंग है तुमको। भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर का आगमन बहुत बाद में हुआ। लोगों को नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखने के लिए, लोगों को नैतिकता के मार्ग पर बनाए रखने के लिए धर्म में नैतिकता के संरक्षक व प्रहरी, नैतिकता के संरक्षक जो संरक्षण करे, प्रहरी मतलब पहरेदार, वॉचमैन, नैतिकता के संरक्षक व प्रहरी के रूप में ईश्वर की अवधारणा शामिल की गई। नैतिकता के संरक्षक व प्रहरी के रूप में ईश्वर की अवधारणा शामिल की गई। तो जब आप संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति, तो वह संस्कृति ऐसी रही है जिसमें उच्च नैतिक गुण और मूल्य को युक्त करके सामाजिक व्यवहार की बात की गई है ना। अगर हमसे पूछा जाए भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें आध्यात्मिकता एवं भौतिकता, जिसको आप सांसारिकता भी कह सकते हैं, के मध्य, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के मध्य संतुलन या समन्वय। अध्यात्म किसी ईश्वर, आत्मा, पारलौकिक, पारलौकिक मतलब इस जगत से परे कोई अन्य जगत, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये क्या है, आध्यात्मिकता है। यानी आध्यात्मिकता में किसी पारलौकिक शक्ति, सत्ता, ईश्वर, इन सब में विश्वास होता है। तो जो भारतीय परंपरा रही है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है कि यहां पर आध्यात्मिकता और भौतिकता के मध्य क्या है, संतुलन है। जैसे पश्चिम की संस्कृति जो है वहां पर भौतिकता पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, हमारे यहां अध्यात्म और भौतिकता के मध्य संतुलन है। कभी यह संतुलन जो है अध्यात्म की तरफ में फिर भी थोड़ा अधिक झुका रहता है। लंबे समय तक यह समाज इसलिए बना रहा कि यहां पर आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का मतलब सांसारिकता, भोग विलासिता, धन, वैभव, संपत्ति, इन सब के संचय की प्रवृत्ति पश्चिम में अधिक रही, हमारे यहां भी है, लेकिन हमारे यहां क्या है, एक संतुलन है, और वह संतुलन थोड़ा झुका हुआ पहले किस तरफ था, तो आध्यात्मिकता की तरफ था, है ना। यानी जो भारतीय संस्कृति है उसमें अध्यात्म और भौतिकता दोनों के मध्य संतुलन रहा है, और यह संतुलन थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ झुका हुआ है, इसलिए हमारा समाज अधिक नैतिकता आधारित रहा है, मूल्य आधारित रहा है। अगर लंबे समय तक हमारा वजूद बना रहा तो उसके पीछे बड़ा कारण यह रहा है कि हमारी संस्कृति में अध्यात्म और भौतिकता के मध्य संतुलन है। एक सबसे बड़ी गुण क्या है, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। भारतीय संस्कृति ने अपने को दुनिया की अन्य संस्कृतियों के अनुकूल बनाया। सोचिए, इस्लाम मध्य एशिया से आया, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा से इस्लाम की परंपरा हर मायनों में अलग थी। यहां एकेश्वरवाद की बात थी इस्लाम में, हिंदू धर्म में बहुदेववाद, वहां मूर्ति पूजा के विरोध की बात थी, यहां मूर्ति पूजा की बात, वहां यहां जमींदोज करने की परंपरा, दफन करने की परंपरा, यहां सबको जलाने की परंपरा। लेकिन अगर इस्लाम जो मध्य एशिया से आया, अगर वह यहां की संस्कृति के साथ घुल मिल गया, इसके पीछे भारतीय संस्कृति की बड़ी भूमिका है कि यह जो है अनुकूलनशीलता का गुण है ना। यानी इसमें अनुकूलनशीलता है, यह अपने को अनुकूलित करती है। अनुकूल करने का मतलब सामंजस्य स्थापित करना। अगर ऐसा नहीं रहता तो फिर इस्लाम और हिंदू धर्म में विरोध बहुत ज्यादा शुरू में ही हो जाता। लेकिन हमारी संस्कृति में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अनुकूलनशीलता है, हम दूसरी संस्कृति के अनुरूप अपने को ढालते हैं।
हमारी संस्कृति में सहिष्णुता है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लचीलापन, सहिष्णुता, सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति। प्राय हम सहिष्णुता की व्याख्या नकारात्मक संदर्भ में करते हैं कि बर्दाश्त करना, ऐसा नहीं है। सहन करने की क्षमता, शक्ति। हमें पता है कि आपके धर्म के विचार अलग है, हमारे अलग है, दोनों में मौलिक भिन्नता होने के बावजूद हम आपके धर्म का भी आदर करते हैं। यानी सहिष्णुता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब के लोगों के मध्य वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद भी एक सामंजस्य पाया जाता है। हमारी संस्कृति में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। इसने अपने को दूसरी संस्कृतियों के अनुरूप ढाला तो है, अपने में परिवर्तन भी किया है ना। ये पॉइंट नोट करते चलो, जहां लिखवाने की जरूरत मैं खुद लिखवाऊंगा। नोट करते देखिए विशेषता, यही तो पूछा आपसे, अद्वितीय विशेषताएं क्या है, लिखिए। हाँ लिखो ऋतु। पहली विशेषता आपने नोट किया था प्राचीनता एवं स्थायित्व, दूसरी धर्म की आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के मध्य संतुलन, समन्वय। अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस एवं सहिष्णुता। हो गया। अगली विशेषता विविधता मूलक। अभी हमें विविधता का टॉपिक डिटेल पढ़ना है संक्षेप में। यहां पर विविधता मूलक संस्कृति। विविधता का अर्थ सामान्य तौर पर अंतर से लिया जाता है। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विविधता है। अगर आप देखिए संस्कृति में तो दक्षिण भारत की अलग संस्कृति, पश्चिम की अलग, उत्तर पूर्व की अलग, मध्य भारत की अलग। तो जो भारतीय संस्कृति है, दुनिया की अन्यत्र किसी अन्य संस्कृति में इतनी विविधता नहीं है जितनी हमारे यहाँ। जैसे भाषा, ये भी संस्कृति का ही पार्ट है, धर्म संस्कृति का ही पार्ट है। हमारे यहाँ धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है ना। और दोनों जो है हमारे यहाँ, लचीलापन का मतलब क्या हुआ कि हमने दूसरों के अनुरूप अपनी चीजों में परिवर्तन कर लिया, है ना। फ्लेक्सिबल है हम, रिजिड नहीं है। जैसे आप देखिए भारतीय धार्मिक परंपरा में कई लोग हैं जो अनिश्वरवादी, कई ऐसे स्कूल है, दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानते, कई ऐसे स्कूल है जो ईश्वर की व्याख्या करते हैं। हमारे यहाँ कई लोग हैं जो ईश्वर की निंदा भी करते हैं, हमारे यहाँ कई लोग हैं जो ईश्वर के समर्थक। तो हमारे यहाँ यह परंपरा रही है, हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, रिजिडिटी नहीं है। आप ईश्वर के बारे में कुछ भी आप बोल दें, आपको सूली पे लटका दिया जाए। हमारे यहाँ क्या है, तर्क निर्वचन की छूट रही है, विचार विमर्श। कोई है जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की निंदा करता, कई लोग हैं जो आस्तिक हैं, ईश्वर की दिन रात आराधना करते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है बहुत फ्लेक्सिबल है ना। ऐसा नहीं कि बहुत रिजिड है कि अगर बोला तो चढ़े सूली पर, ऐसा नहीं है ना। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लचीलापन भी है। हमारी संस्कृति अगली विशेषता क्या है, विविधता मूलक है। इसमें विविधता के विविध स्वरूप हैं, चाहे भाषा हो, चाहे धर्म हो, तमाम चीजें। हम अपनी संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में सर्वांगीणता है, जीवन के हर पहलू समावेशित है। सर्वांगीणता सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है ना। अगर आप देखें पशु पक्षी जीव जंतु, नदियां, पठार, पहाड़, जंगल, सब हमारे यहाँ है। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें सर्वांगीणता है, टोटलिटी है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। इसमें हर चीजें समाहित है, शामिल है। ऐसा नहीं कि इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित कुछ पहलू ही है, इसमें पशु पक्षी, नदियां, झील, सबके बारे में चर्चा है। तो जो भारतीय संस्कृति हजारों साल से अगर ये बनी हुई, तो आपको यही तो समझना है कि दुनिया की अन्यत्र किसी भी संस्कृति में इतने अधिक गुण नहीं है, हमारी संस्कृति में इतनी सारी विशेषताएं। और यही कारण है कि पिछले हजारों वर्षों से हमारे विचारों की स्वतंत्रता को हमने क्या कहा, इसको आप कह सकते हैं कि तर्क एवं, जो भी बोला कि तर्क एवं निर्वचन, डिबेट और डिस्कशन की छूट है हमारे यहाँ, है ना। आप चाहे तो ईश्वर को माने ना माने, आत्मा को स्वीकारें या न स्वीकारें, ये हमारी संस्कृति की, है ना। बफरिंग हो रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, देख लिया बफरिंग हो रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देख लिया है कमेंट, वेट कर लो। है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ होगा, ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो भारतीय संस्कृति है उसमें तर्क और निर्वचन की छूट है। निर्वचन का मतलब डिबेट, डिस्कोर्स, विचार विमर्श, है ना। देखो मैंने अभी क्या बताया शेर सिंह, हर संस्कृति अच्छी बुरी कोई नहीं होती, सभी संस्कृति अपने आप। हाँ, हमारी संस्कृति के ये सब लक्षण है जो दुनिया की अन्य संस्कृतियों में कम पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति अद्वितीय है ना। हमारी संस्कृति में समथिंग यूनिक है। आप सोच सकते हैं कि जहां दुनिया के सभी धर्म के लोग लगभग यहां पाए जाते हैं, है ना, और इतनी विविधता के बावजूद अगर सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, थोड़ी बहुत समस्या हर जगह आती है। और हजारों साल से अगर हमारी उपस्थिति बनी है, आप कहते हैं ना कि दुनिया के दो महान सभ्यता और संस्कृति में, जैसे आप कहते हो चीन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, ये दुनिया की अत्यंत प्राचीन सिविलाइजेशन। तो अगर हमारी संस्कृति में ये सारी विशेषताएं नहीं होती तो यह संस्कृति हमारी उतनी विशिष्ट नहीं होती। सर्वांगीणता का मतलब इसमें जीवन के सभी पक्ष शामिल हैं। अरे नोट्स भी दिया है पीडब्ल्यू का, है ना, कुछ उसको भी पलटना, है ना। सर्वांगीण मतलब जीवन के हर पक्ष इसमें शामिल है, मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर कुछ इसमें शामिल है। और जो हमारी संस्कृति हजारों वर्षों से बनी हुई है, अगर मान लीजिए यहां सामंजस्य का गुण नहीं होता, अनुकूलनशीलता, लचीलापन बहुत रिजिड होता, अगर बहुत कड़ा स्वरूप होता, तो दुनिया की अन्य संस्कृति और सभ्यताओं से परिचय होने के बाद इस संस्कृति का विनाश हो जाता। लेकिन हमारी संस्कृति में गुण क्या रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है। दुनिया की कई सभ्यता संस्कृति अपने दौर में फली फूली, बहुत चरमोत्कर्ष पर गई और उसके बाद उनका पतन हो गया। लेकिन भारतीय संस्कृति अगर हजारों वर्ष से बनी हुई है तो उसके पीछे ये सारी विशेषताओं को आप लिख सकते हैं।
चलते हैं थोड़ा भारतीय समाज की विशेषताओं को समझने के लिए थोड़ा सा हम समाज के प्रकार को देखते हैं। भारतीय समाज की प्रकृति, एक हेडिंग बनाओ, भारतीय समाज की प्रकृति या इसका स्वरूप। भारतीय समाज को आप कैसा समाज कहेंगे? जैसे पूरी दुनिया को अगर हम समाज के पार्ट पर विभाजित करें, समाज के कितने प्रकार हैं, तो मोटे तौर पर हम समाज को 2 या 3 प्रकारों में विभाजित करके देख सकते हैं। समाज के प्रकार, एक को आप कह सकते हैं परंपरागत समाज, है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी, और एक को आप कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, और दूसरे को आप कह सकते हैं आधुनिक समाज। एक नया समाज का और भी प्रकार पिछले 2-3 दशकों में देखा जा रहा है पश्चिम में, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न, उत्तर आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, और दूसरा मॉडर्न सोसाइटी। अब आप बताएं मुझे कि भारतीय समाज को आप कहां रखना चाहेंगे? क्या भारतीय समाज परंपरागत समाज है या आधुनिक समाज है ना? यानी राइट लिखवाने की जरूरत नहीं दीपक पर, यार आपको नोट्स है, जहां लिखवाना है हमें पता है, वही चीज आपको लिखवाया जाएगा, है ना। नोट्स आपको डिटेल पीडब्ल्यू की मोटी सी ग्रंथ मिली, एक बार पलटे आप उसको, है ना। ये चीजें आपको कई जगह मिलेगी। अगर हम समाज के प्रकार देखें तो भारतीय समाज को आप कहां रख सकते हैं? परंपरागत समाज में या आधुनिक समाज में या उत्तर आधुनिक में? हमारे यहाँ उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता के बाद अधिकतर हम क्या करें, परंपरागत समाज क्या सही है? हमारा समाज क्या परंपरागत समाज है? हमारा समाज न तो परंपरागत समाज है और न तो आधुनिक समाज। बिल्कुल सही। यह दोनों के मध्य कहां है? संक्रमण की स्थिति में गुजर रहा है ना, ट्रांजिशनल फेज में, संक्रमण की अवस्था से। यानी यहां पर अगर आप देखें तो यहां परंपरा भी आपको दिखाई पड़ती है और आधुनिकता। जब हम कहते हैं बिल्कुल मिक्स्ड समाज है, यानी हमारा समाज जो है उसमें आधुनिकता के भी तत्व हैं और परंपरा के भी तत्व हैं। धर्म भी है, धर्मनिरपेक्षता की भी बात है, समानता स्वतंत्रता की भी बात है, और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, दलितों के विरुद्ध भेदभाव भी। हमारा समाज किस प्रकार का समाज है? हमारे यहाँ परंपरा और आधुनिकता के मध्य द्वंद पर समाज डेवलप हो रहा है, और इन दोनों के मध्य अगर द्वंद होगा तो उस द्वंद के परिणाम स्वरूप समाज में बहुत सारी विरोधाभासी परिस्थितियां उत्पन्न होगी। और यूपीएससी यही से सवाल बना रहा है, रीति रिवाजों एवं परंपराओं को तर्क द्वारा दबाने से प्रगति बाधित हो रही है, विरोध हो रहा है। हमारा समाज न तो पूर्णतः परंपरागत समाज है और न तो आधुनिक समाज, बल्कि यह दोनों के मध्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हाँ, मिश्रित समाज है। कई मामलों में हम परंपरावादी है, जैसे जब मोबाइल फोन, कपड़े लत्ते, जूते, घड़ी, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, तो हम पश्चिम का अनुकरण करने लगते हैं, आधुनिक हो जाते हैं। जेब में आईफोन होना चाहिए, लेवाइस के जींस होने चाहिए, प्यूमा, रिबॉक, नाइकी का जूता होना चाहिए, रेबान का ग्लास होना चाहिए, तो ये हम आधुनिक बन गए, सूट बूट, टी शर्ट, जींस। और जब बात शादी विवाह की हुई तो नासा में बेटा साइंटिस्ट है, लेकिन शादी कहां करेगा? भारत आकर। अपनी ही जाति, अपनी ही उपजाति, गोत्र भी मैच करेगा, है ना। तो कहने को अमेरिका में, नासा में, मार्स मिशन पर काम कर रहा है, लेकिन सोच क्या हमारी है? अभी भी जाति धर्म में बंधा हुआ। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज से साहब गुजर रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, साहब रुके पड़े हैं कि पहले खतरा टल जाए, कोई सामने से निकल जाए। आज भी किसी महिला को आधुनिक कपड़े, आधुनिक जीवन शैली जीते देखकर समाज बिना टीका टिप्पणी कहे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जहां किसी महिला के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार किसको है? पुरुषों को ही। तो जब बात अपनी जीवन शैली आधुनिकता की होती है तो हम आधुनिकता की तरफ करवट ले लेते हैं, और जब बात धर्म, जाति, इन सब की होती है तो हम कहां हो जाते हैं? परंपरावादी। और ये जो परंपरा और आधुनिकता के मध्य द्वंद है, विरोधाभास है, और इन विरोधाभास से समाज में तमाम समस्याएं जन्म ले रही। महिलाओं के साथ आगे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला को लेकर पितृसत्तात्मक सोच ही है, इतना भी हो जाएगा है तो महिला ही ना, ऐसे। यानी महिलाओं को देखने का नजरिया, यानी जो भारतीय समाज है वह परंपरागत समाज और आधुनिक समाज दोनों के मध्य संक्रमण से गुजर रहा है। और इन संक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में बहुत सारी समस्याएं आप देखिए, जैसे आज कोई अंतरजातीय विवाह कर ले, अंतरधार्मिक, सगोत्र विवाह कर ले, तो प्रतिष्ठा हत्या के नाम पर बेटी की हत्या कर दी जाती है, और इसमें समाज पूरा शामिल है, समाज की भी स्वीकृति होती है। तो जो भारतीय समाज है वह परंपरागत समाज और आधुनिक समाज दोनों के मध्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा है ना। तो थोड़ा सा परंपरा एक तरफ आप अगर हम समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है, जैसे आप कहते हैं परंपरागत समाज, और दूसरी तरफ आप कहें आधुनिक समाज, दोनों में लक्षणों के आधार पर आप खुद समझ सकते हैं कि किसको मॉडर्न सोसाइटी कह सकते हैं। आमतौर पर मॉडर्निटी का मिसपरसेप्शन है हमारे समाज में। हमारे यहाँ मॉडर्न किसको कहा जाता है? कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, मोबाइल, नया नया चीज, ये मॉडर्न है। पश्चिम के कपड़े, पश्चिम की जीवन शैली, पश्चिम के परिधान, अंग्रेजी बोलने लगे, मॉडर्न हो गए। आप देखोगे रोड पे जहां कोई झगड़ा हुआ, 4 लाइन अंग्रेजी, भले गलती फलती ही सही, सामने वाला पहले ही अंग्रेजी बोलता है ताकि लोग उसको हल्के में न ले, है ना। आधुनिकता का मतलब आधुनिक परिधान, आधुनिक कपड़े, आधुनिक तकनीक, आधुनिक चीजें, वस्तुएं, जीवन शैली का अनुकरण आधुनिकता नहीं। आधुनिकता किसका? आधुनिकता ज्ञानोदय है, ज्ञान का उदय, तार्किकता का उदय, बौद्धिकता का उदय, है ना। यानी आधुनिकता का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आधुनिक विचारों से युक्त है। एक मूर्ख व्यक्ति भी आधुनिक मानसिकता से युक्त हो सकता है, और एक पीएचडी डिग्री होल्डर भी आधुनिक नहीं हो सकता है। यानी आधुनिकता का मतलब आधुनिक विचारों, मूल्य के आधार पर जीवन जीने की विधि, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता। आधुनिकता का मतलब सिर्फ कपड़े, चश्मा, घड़ी, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये नहीं है आधुनिकता। हम लोग क्या सोचते हैं? मॉडर्न बनने का मतलब क्या? मॉडर्न आप वियर पहन ले, मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपना ले, लेकिन बात करें तो जाति की बू आने लगी, धर्म की। ये आधुनिकता की बात नहीं है ना। आधुनिकता एक प्रकार से ज्ञान, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास है, विज्ञान आधारित चिंतन आपका होना चाहिए, जो भी बात करें तार्किकता के आधार पर कहें। तो जब हम दोनों का आधुनिकता, धैर्य रखो लास्ट तक जाओगे ना तो 1 खरब सवाल जितने मन में है सबके समाधान मिल जाएंगे, है ना। तो परंपरागत समाज में क्या आप देखते हैं? यहां पर धर्म, प्रथा, परंपरा,
आदि की प्रधानता होती है। जब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं तो आधुनिक समाज में क्या होता है, यहां पर तर्क, बुद्धि, चिंतन, विज्ञान, वैज्ञानिक मनोवृत्ति की प्रधानता होती है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, हर घटना के पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण ढूंढना, किसी भी बात को यूं नहीं स्वीकार, हाँ लिखते चलो, दोनों में अंतर समझ जाओगे, पूरा भारतीय समाज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जो परंपरागत समाज है, जैसे हम कहते हैं गांव का समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, है ना, परंपरागत समाज में अगर आप देखें तो यहां पर परंपरागत मूल्य की प्रधानता होती है। यहां पर देखें तो आधुनिक मूल्य यथा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मानवतावाद की प्रधानता होती है। परंपरागत समाज जनरली भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो यहां पर कृषि आधारित सामाजिक आर्थिक संरचना होती है। यहां पर आधुनिक समाज में कृषि के अतिरिक्त सेवा, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप कहते हैं, आदि क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका होती है। तो आधुनिक समाज और परंपरागत समाज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट ही समझ जाए। लिख लिया अभी? स्वरूप में ही लिखोगे ना। अब देखिए, परंपरागत समाज, एक तरफ परंपरागत समाज है, दूसरी तरफ आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी एवं भौतिकवादी मूल्यों, संस्कृति पर विशेष बल, जो परंपरागत समाज है उसमें सामूहिकता आधारित, सामूहिकता, नैतिकता आधारित मूल्यों पर विशेष बल, जो परंपरागत समाज है खास करके भारत के कॉन्टेक्स्ट में जाति एवं वर्ण आदि पर विभाजित, क्या है आगे सब आप पढ़ेंगे, जाति वर्ण, धैर्य रखें, है ना, वर्ग पर विभाजित, वर्ग के आधार पर विभाजित उच्च वर्ग, उच्च मध्यम, निम्न वर्ग। तो परंपरागत समाज विशेषकर भारत के संदर्भ में जाति पर विभाजित है, विभिन्न जातियों में, वर्ण शुरू में था, क्या है वर्ण आगे आप समझ जाएंगे, सब बताऊंगा। जो आधुनिक समाज है वहां पर कैसा है, वर्ग के आधार पर, वर्ग कैसे बनता है, आय के आधार पर, लोगों में जो भिन्नता है उसके आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। बहुत अधिक आय है उच्च वर्ग, बहुत कम आय है, किसी तरह गुजर बसर करते हैं निम्न वर्ग, और बीच में यानी न तो बहुत अधिक न तो बहुत कम, मध्यम वर्ग। तो जो मॉडर्न सोसाइटी होता है वो क्लास बेस्ड होता है, जबकि जो परंपरागत समाज है वो क्या है, खास करके भारत के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट बेस्ड। यहां पर परंपरागत समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार की भांति, संस्कार की तरह देखा या माना जाता है। यह आधुनिक समाज में विवाह को समझौतापरक या संविदात्मक, कॉन्ट्रैक्चुअल माना जाता है। यहां पर परंपरागत समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है, एक ही छत के नीचे कई पीढ़ी के लोग, है ना, एक ही छत के नीचे कई पीढ़ी के लोग, आगे डिटेल पढ़ेंगे आप संयुक्त परिवार में। आतंक मचा दिया है चैट के नाम पर, सही में कल से परमानेंट ऑफ कर देंगे, नहीं सुधर सकते हैं इस बैच को, है ना, परमानेंट ऑफ करेंगे, अंतिम में 10 मिनट ऑन कर देंगे, जिसको जो डाउट है लास्ट में पूछना। ये सब कुछ महान लोग आ जाते हैं, ज्ञानचंद रायचंद की कमी नहीं है ना, राय देते रहते हैं या राय लेते रहते हैं, तो कुछ ज्ञानचंद हो जाते हैं, कुछ रायचंद हो जाते हैं। यहां पर कैसा परिवार मॉडर्न सोसाइटी में पाया जाता है, नाभिक परिवार, न्यूक्लियर जिसको आप कहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके
अनमैरिड चिल्ड्रन, अविवाहित बच्चे, यहाँ संयुक्त परिवार है, कई पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे, साझी रसोई, साझी संपत्ति, यहाँ पर नाभिक परिवार, ये सब हमें आगे पढ़ना है कई जगह। यहाँ पर नाभिक परिवार, अर्बन एरिया में क्या देखते हैं आप, हस्बैंड वाइफ और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। यहाँ पर देखिए विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है ना। तो विवाह अगर एक बार हो गया तो उसे जीवन पर्यंत निभाने की बात की जाती है ना। और यहाँ जो है आधुनिक समाज में विवाह क्या है, दो व्यक्तियों के बीच एक संविदा है, समझौता है, जब तक बन रहा है सही है, वरना आप अपने घर, तलाक की व्यवस्था, विवाह विच्छेद की, है ना। तो जो मॉडर्न सोसाइटी है, दोनों में अंतर आप समझें। हमारा समाज न तो इस लक्षण पर पूर्णतः सही है, न तो यहाँ पर दोनों के ही लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। और इस कारण हमारे समाज में तमाम समस्या आपको दिखती है। समझौता परक या संविदात्मक, कॉन्ट्रैक्चुअल, दीपक परिहार, संविदात्मक, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट। तो आप खुद देखिए कि भारतीय समाज में एक तरफ परंपरा के भी तत्व है, दूसरी तरफ आधुनिकता के तत्व है, और इन दोनों के मध्य क्या है, संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। और इस संक्रमण के कारण क्या हो रहा है, तमाम समस्याएं हो रही है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वास्तव में भारतीय समाज की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, यही आप पढ़ रहे थे ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय समाज कैसा समाज है, परंपरा एवं आधुनिकता का मिश्रण है, आधुनिकता का मिश्रण है। और अगर सच्चाई पूछी जाए तो जो हमारे यहाँ की आधुनिकता है वह झूठी आधुनिकता है, छद्म, जिसको हम कहते हैं सूडो मॉडर्निटी। हम भारतीयों की, अधिकतर भारतीयों की जो मॉडर्निटी है वो क्या है, छद्म है, झूठी है। कहने को हम सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए हैं, परंतु विचारों से, व्यवहारों से, सोच से, मानसिकता से हम आज भी कहां हैं, परंपरावादी ही हैं। उसके पीछे कारण भी है कि परंपरा हजारों साल से बनी है। हमारे यहाँ मॉडर्निटी का प्रवेश कब होता है, जब अंग्रेज आते हैं, पश्चिमी शिक्षा लेकर आते हैं, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक मूल्य। और 90 के बाद खास करके ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे आर्थिक उदारीकरण के जरिए इन सब चीजों का, आधुनिकता का विकास हुआ, है ना। यानी हमारा समाज मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों के दोराहे पर खड़ा है, मिश्रण है ना। और ज्यादा हम किधर झुके, बिल्कुल थोड़ा हम झुके ज्यादा कहां है, परंपरावादी। एक प्रश्न देखिए मैं आपको दे रहा हूं, जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसमें, जैसे परंपरागत रूप से धनी एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत जैसे देश में आधुनिकता विभिन्न विरोधाभासों को जन्म दे रही है। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? आजकल यूपीएससी कहां तक, किस हद तक बहुत पूछ रहा है, प्रश्न का ट्रेंड भी देखते रहे। हमारी संस्कृति, हम कहने को आधुनिक हैं, परंतु सच्चाई क्या है। नाभिक या एकल बता नहीं रहा था रुक करके, कहां रहते हो, सोए रहते हो क्या, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, 3 बार बोला। नाभिक जो शहरों में देखा जाता है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, नाभिक, संयुक्त परिवार, कई पीढ़ी के लोग। हमारी जो आधुनिकता है, क्या देखिए प्रश्न को इसी तरह से, हमारे यहां परंपरावादी जो कुछ लोग हैं वो परंपरा के नाम पर तार्किकता को दबा देते हैं। कई एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए मुस्लिम महिलाओं के विवाह से संबंधित कानून पारित किया गया 3 तलाक के विरोध में, है ना। और इसको लेकर बहुत सारे विद्वानों ने क्या कहा कि ये तो इस्लाम की प्रथा परंपरा में हस्तक्षेप है। दुनिया के 30 से अधिक इस्लामिक देश ने इसको कब का हटा दिया। आपके पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहां 3 तलाक की प्रथा को कई सालों पूर्व हटा दिया गया। लेकिन अगर भारत में कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बन रहा है, तो आप यह कहिए कि यह तो इस्लाम यानी हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। और अगर मंदिर, मस्जिद, तमाम इन धारणाओं में अगर हम जकड़े रह गए तो हमारा विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। प्रथा, परंपरा अपनी जगह है, तर्क, आधुनिकता अपनी जगह है। दोनों में टकराहट स्वाभाविक है। आधुनिकता नवीन दृष्टिकोण है, परंपरा अत्यंत प्राचीन है, तो दोनों में टकराहट तो होगी ही। लेकिन सच्चाई क्या, हमारे यहां परंपरा और आधुनिकता के मध्य द्वंद्व जो है, विरोधाभास के, आधुनिकता विभिन्न विरोधाभासों को जन्म देती है। कॉन्ट्राडिक्शन, अंग्रेजी समझ जाओगे, हिंदी नहीं समझोगे, है ना। अब आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हम परंपरा के नाम पर आधुनिकता को बाधित करते। कहीं डेवलपमेंट एक्सप्रेसवे ले जाना है, कहीं जो है बुलेट ट्रेन गुजारना है, अगर कोई धार्मिक स्थल बीच में आया तो हम धर्म के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, प्रथा परंपरा अपनी जगह सही है, परंतु मॉडर्निटी, अगर मॉडर्निटी है तो उसके अपने लॉजिक है। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से प्रेरित थी, और अगर जाति व्यवस्था को हटाने के लिए कानून बनाए गए, समानता संबंधित अधिकार दिए, तो क्या कहा जाए कि हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। आपने मंदिर सुना होगा, सबरीमाला मंदिर केस, अगर वहां पर हर आयु वर्ग की महिला जा सकती है, लेकिन एक विशिष्ट आयु वर्ग की महिला के प्रवेश को रोक दिया गया। कहा गया क्या भगवान ब्रह्मचारी हैं, ऐसी स्थिति में 10 से लेकर 50 साल की महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि इस तरह की जो धारणाएं हैं, है ना, यानी इस प्रकार की धारणाएं जो है वह समाज के लिए प्रगति में बाधक है। तो हमारा समाज परंपरा और आधुनिकता के मध्य द्वंद्व पर है। हम कहने को मॉडर्न है, लेकिन हम सच्चाई क्या है कि स्यूडो मॉडर्न है, दिखावे के लिए। आज भी आप देखिए हमारे यहाँ परंपरा और आधुनिकता के मध्य कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई दलित छात्र, दलित व्यक्ति
घोड़ी पे सवार होकर विवाह करने जाए तो जातिगत मानसिकता वाले लोग क्या करते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं कि दलित होकर तुम इस प्रकार की। ये हमारे समाज की वास्तविकता है ना। यानी जो भारतीय समाज है वो परंपरा और आधुनिकता के मध्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और इसके पीछे कारण क्या, हमारी परंपरा काफी रिच रही, हजारों साल से यह बनी है। हमारे यहाँ आधुनिकता एक नवीन प्रघटना है। कई व्यक्ति से पूछिए कितने बच्चे हैं आपके, तो क्या कहेगा, 4 है, सब संतान ईश्वर की देन है। लोग कृत्रिम गर्भ निरोध के तरीकों का भी प्रयोग कर रहे हैं और संतान को ईश्वर की देन भी मानते हैं। हमारे समाज में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसके कारण तमाम समस्याएं देखी जा रही है। नोट करिए, लिखिए, भारतीय समाज, स्वरूप लिख रहे हैं, भारतीय समाज न तो परंपरागत समाज है और न ही पूर्णतः आधुनिक समाज। भारतीय समाज न तो पूर्णतः परंपरागत समाज है और न ही पूर्णतः आधुनिक समाज है, बल्कि यह दोनों के मध्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। दोनों के मध्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। सोचो कि आईपीएस के साथ अगर इस प्रकार का भेदभाव हो सकता है तो आम व्यक्ति की क्या विसात। सच्चाई है कि परंपरा तथा आधुनिकता के मध्य विरोधाभास एवं द्वंद्व के कारण समाज के स्तर पर बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। समाज के स्तर पर बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही है। इस द्वंद्व को निम्न स्वरूपों में देखा जा सकता है। घोषित तो कर दिया सबरीमाला को, लेकिन लोग कितना विरोध किए इसको लेकर। डिसीजन गलत थोड़ी था, अच्छा डिसीजन था। इस द्वंद्व या विरोधाभास को निम्न उदाहरणों के रूप में समझा जा सकता है। इस विरोधाभास एवं द्वंद्व को निम्न उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। जो द्वंद्व है, परंपरा भी और आधुनिकता दोनों के मध्य, तो क्या क्या द्वंद्व है। तो पहला द्वंद्व लिखिए, समानता एवं सामाजिक न्याय की विचारधारा की उपस्थिति के साथ साथ के बावजूद दलितों, निम्न जातियों, जनजातियों आदि के प्रति सामाजिक जीवन में भेदभाव, नारी सशक्तिकरण, लैंगिक या जेंडर समानता की विचारधारा के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध जीवन के हर क्षेत्र में प्रायः भेदभाव, पिछले 3 दशक में जितना परिवर्तन आ गया नवीन सिंह, उतने 1000 साल में नहीं आ पाए, है ना। तो ट्रेडिशन में सुधार 3 दशक में ही क्रांतिकारी सुधार हो गया, है ना, जो हजारों साल में नहीं हुआ। उदारीकरण के 3 दशक में भारत क्या दुनिया के स्तर पर हो गया, है ना। समाज है, धीरे धीरे क्रमिक सुधार होता है। ये क्या एक तरफ आपको बताएगा आधुनिकता और एक तरफ परंपरा, दोनों में द्वंद्व कहां है, कुछ उदाहरणों से आप समझ लें। गर्भ निरोध के उपायों, तरीकों आदि के प्रयोग के साथ साथ संतान को ईश्वर की देन मानना, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम बातें हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो प्रतिष्ठा हत्या की घटनाएं, ऑनर किलिंग, है ना। कुछ उदाहरण से आप द्वंद्व को समझ जाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ प्रतिष्ठा हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी
घटनाओं की उपस्थिति शिक्षा, ज्ञान एवं जागरूकता के बढ़ते स्तर के बावजूद जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि आधारों पर द्वंद्व, तनाव, संघर्ष की उपस्थिति। तो जो भारतीय समाज है, महिलाओं के विरुद्ध क्या लिखे हैं? महिलाओं के विरुद्ध जीवन के हर क्षेत्र में प्रायः भेदभाव, अंसिमा, गर्भ निरोध के कृत्रिम उपाय, तरीके आदि के प्रयोग के साथ साथ संतान को ईश्वर की देन मानना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ प्रतिष्ठा हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी घटनाओं में की उपस्थिति। देखो, एक दो घटना तो हर समाज में होगी, लेकिन अगर यह बहुत बड़े लेवल पे है तो यह हमारे समाज के लिए क्या है? समस्या है। शिक्षा, ज्ञान और जागरूकता के बढ़ते स्तर के बावजूद जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि आधारों पर द्वंद्व, तनाव, संघर्ष। तो कैसा हमारे यहाँ समाज मॉडर्न हुआ? सच्चाई क्या है कि हमने पश्चिमी परिधान, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया और कहने लगे कि हम आधुनिक। सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ जो आधुनिकता है वो छद्म आधुनिकता है, और यही कारण है कि परंपरा और प्रथा के द्वारा तर्क को दबा दिया जाता है। तर्क आधुनिक समाज का लक्षण है। देखिए, अब आप ये जो प्रश्न पूछा है, अब आप गौर करिए इस प्रश्न पर। देखिए, रीति रिवाज एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति बाधित होती है, विरोध उत्पन्न होता है, होता ही है। हमारी प्रथा, इसको कई उदाहरणों से आप दिखा सकते हैं। हमारे रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा धर्म को लेकर, जाति को लेकर रूढ़िवादी है, अंधविश्वासी, अतार्किक मान्यताएं। आप देखिए, दिन प्रतिदिन धर्म के क्षेत्र में नए नए धर्मगुरु बाबा, 200, 400, 500 करोड़ के प्लेन में चलने वाले ये बाबा समाज को आध्यात्मिकता की सीख देते हैं। 80,000 का चश्मा पहनने वाले, 2 लाख का जूता कपड़ा पहनने वाले बाबा हमारे समाज को अध्यात्म की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और दुख की बात क्या है कि ऐसा नहीं कि सभी मूर्ख ही फॉलोअर हैं, अच्छे एक से एक स्कॉलर, पढ़े लिखे, सो कॉल्ड इनके फॉलोअर्स हैं। तो आए दिन धर्म के क्षेत्र में नए नए बाबा, नए नए धर्मगुरु, समाज के स्तर पर इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो कैसी तार्किकता हमारी बढ़ी है, कैसी बौद्धिकता हमारी बढ़ी है, कितना हम जागरूक हो पाए। आए दिन ऐसे अंधविश्वास, अतार्किक मान्यताएं समाज के स्तर पर दिख जाता है। और अगर प्रथा, परंपरा हमारी आज की नहीं। देखो, परंपरा में जो बातें वो सब गलत नहीं होती है, परंपरा आज की थोड़ी है, हजारों साल से चली आ रही। और आधुनिकता जो है वो तो मॉडर्निटी इधर। तो दोनों के मध्य जो है द्वंद्व होना ही है, दोनों के मध्य दृष्टिकोण का फर्क है। एक आज के संदर्भ में चीजों को देख रहा है, एक पुराने संदर्भ में देखता है, तो टकराहट तो लाजमी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि परंपरा और आधुनिकता सदैव विरोधी ही है। हमारे समाज में बार बार हम क्या कर रहे हैं, अपनी रीति रिवाज, जैसे आप देखिए, आपने जलीकट्टू का नाम सुना होगा, है ना? जलीकट्टू जो एक प्रतियोगिता है तमिलनाडु में, जिसमें बैल या सांड को दौड़ाया जाता है, एक सांस्कृतिक उत्सव है ना? अब अगर जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, जो जानवरों के अधिकारों के संरक्षक लोग हैं, सिविल समाज के लोगों ने अगर ऐसा कहा कि इसमें पशु के साथ निर्दयता होती है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया, तो लोग जो है वो उसके विरोध में सड़कों पर आ जाते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति, हमारी प्रथा में ही क्या हस्तक्षेप है। एनिमल के प्रति क्रूर व्यवहार को रोकने के क्रम में फैसला दिया गया। सबरीमाला मंदिर डिस्प्यूट, सबरीमाला मंदिर जो है ना, भगवान अयप्पन का मंदिर, अयप्पन ब्रह्मचारी थे, इसलिए कहा गया कि एक विशिष्ट आयु वर्ग की महिला, 10 से 50 उम्र की जो महिला है, शारीरिक रूप से अशुद्ध होती है, ऐसी स्थिति में मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाए। यानी 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां मंदिर में दर्शन कर सकती है, 50 साल से अधिक उम्र की महिला मंदिर में जा सकती है, लेकिन विशिष्ट आयु वर्ग की महिला नहीं जा सकती। सोचिए कि ऐसी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, अगर उसको तार्किकता, तर्क, विधि, कानून अगर उस पर रोकने की बात करता है, तो आप कहिए तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप। हमारे धर्म, प्रथा, परंपरा अपनी जगह है। आप जो है मोहल्ले में जागरण करिए, रात के पूरी रात जो है मोहल्ले को जगाए रखिए। अगर आपको कोई कहने आए कि आप अपना डीजे वीजे लाउड स्पीकर बंद कर ले, तो आप कहिए तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप, ये तो हमारी प्रथा ही नष्ट हो जाएगी, हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी, जागो हिंदू धर्म खतरे में। प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज अपनी जगह है, तार्किकता अपनी जगह है। हम आधुनिक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें आधुनिक मूल्यों को अपनाना है, और ऐसी स्थिति में हम परंपरावादी सोच को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, आज से 300-400 वर्ष पूर्व सती प्रथा समाज के अधिकतर लोग स्वीकारते थे। अगर राजा राममोहन राय ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास नहीं किया होता, तो आज भी यह प्रथा, परंपरा क्या होती, कंटिन्यू रहती। तो तर्क, बुद्धि, चिंतन क्या करता है कि वह इस प्रकार की प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज को रोकने का कार्य करती है। तो हम भारतीय समाज के बारे में हम स्वरूप में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखिए, है ना? लिखिए कि प्रगति, दोनों में तनाव क्यों है, द्वंद्व क्यों है। एक छोटा सा हेडिंग बना दीजिए, परंपरा तथा आधुनिकता में द्वंद्व का कारण। लिखो, कमेंट कम करो, कल से ऑफ रहेगा परमानेंट। लिखो, आज कर लो जितना मन करना है। परंपरा तथा आधुनिकता के मध्य द्वंद्व का कारण लिखिए। भारतीय समाज एक अत्यंत प्राचीन समाज रहा है, जहां हजारों वर्ष से अत्यंत प्राचीन समाज रहा है, जहां हजारों वर्षों से प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज आदि की प्रधानता रही है। परंपरा, रीति रिवाज
प्रथा आदि की प्रधानता रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले समाज द्वारा स्वीकार्य तथा व्यवहार का तौर तरीका, जीवन शैली आदि परंपरा कहलाती है। समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार का तौर तरीका, जीवन शैली तथा परंपरा कहलाती है। और चूंकि इसकी उपस्थिति अत्यंत प्राचीन समय से रही है, अत्यंत प्राचीन समय से रही है, अतः जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए भारतीय समाज में आधुनिकता, भारतीय समाज में आधुनिकता अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ किए गए आधुनिक शिक्षा व आधुनिक मूल्यों के कारण, अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ किए गए आधुनिक शिक्षा व आधुनिक मूल्यों के कारण देखी गई है। 1990 के उदारीकरण के दौर में, 1990 के पश्चात आर्थिक उदारीकरण के दौर में, 1990 के पश्चात आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विकास देखा गया है। अतः परंपरा और आधुनिकता के मध्य द्वंद्व या विरोधाभास, अतः परंपरा एवं आधुनिकता, द्वंद्व के कारण क्या है, क्यों हो रहा है द्वंद्व, वो लिख रहे हैं। अतः परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य द्वंद्व देखा जा रहा है। एक आपका दोस्त है जो 10 साल से पुराना आपका मित्र रहा है, अभी एक कोचिंग में आपका एक नया दोस्त बना है आरडी, दोनों दोस्त आप ही का है, एक 10 साल पुराना मित्र है और एक जो है नया मित्र है जो हाल फिलहाल में आया है। तो आपके जीवन पर अधिक प्रभाव किस दोस्त का होगा, नए दोस्त का या पुराने दोस्त का? परंपरा हजारों साल से बनी है, परंपरा हमारी जो है पहचान है क्योंकि हजारों साल से बनी है, आधुनिकता नया दोस्त है, तो दोनों के मध्य टकराहट होना लाजमी। यही चीज भारतीय समाज में कि मॉडर्निटी के कारण और एक तरफ परंपरा, दोनों के मध्य द्वंद्व है और इस द्वंद्व का हर क्षेत्र में आपको, और यही से यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है ये द्वंद्व के कारण ऐसा क्यों हो रहा है। जातिगत मानसिकता हमारे यहां से अभी भी नहीं जा रही। आदमी बहुत पढ़ा लिखा है ना, लेकिन बात करते ही जाति को लेकर उसकी सोच दिखाई पड़ जाती है। आदमी बहुत शिक्षित है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन बात करते ही धर्म को लेकर उसकी संकुचित धारणा। तो कहने को मॉडर्न है, सच्चाई क्या है कि वो मॉडर्न नहीं है। तो हमारे यहाँ मॉडर्निटी कैसी है, झूठी मॉडर्निटी है। न तो हम आधुनिक है न तो परंपरागत, हम दोनों के मध्य कहां है पता ही नहीं चलता। जब बात कुछ चीजों की हो, मॉडर्न सामान की हो, लाइफस्टाइल की हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हो, रहन सहन की बात हो तो मॉडर्न हो जाते हैं। जब बात विवाह की हो, जब बात चुनाव में वोट देने की हो, जब बात महिलाओं के विरुद्ध भड़ास निकालने की हो, उधर हम कहां चले जाते हैं, परंपरा की तरफ। आज देखिए शादी.com, विवाह.com, फला.com से विवाह हो रहे हैं, वहां प्रोफाइल मैच किया जाता है, अपनी ही जाति में विवाह, छोड़ दे जाति, अपने ही उपजाति, उपजाति के आगे आप समझेंगे एक ही जाति कई, जैसे राजपूत जाति है तो राजपूत के कई अलग अलग, तो अपनी ही उपजाति में विवाह, गोत्र मैच हो रहा है। और ये पढ़े लिखे, और ऐसी स्थिति में आधुनिकता को अपनाने वाले लोग इस प्रकार के, तो जो पुराना प्रभाव है परंपरा वाला वो हमारे समाज पर अधिक दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? ऑब्वियसली 10 साल पुराना दोस्त है, वो एक नया नया दोस्त बना है तो उसका देखा देखी हम उसके साथ घूम फिर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन 10 साल पुराना दोस्त जो है उसका प्रभाव हमारे समाज में परंपरा और आधुनिकता के मध्य द्वंद्व है ना। अब देखिए यहां पर रीति रिवाज और परंपरा द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हो रहा है। बताएंगे पहले तो रीति रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, तर्क को क्यों दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ उदाहरण दे देंगे, चाहे सबरीमाला मंदिर दे दें या मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार कानून के संरक्षण का, या विकास योजनाओं के आड़ में मंदिर मस्जिद विवाद का मुद्दा, ये दिखा दे, है ना। तो प्रगति विरोध कैसे बाधित होता है आप यहां से दिखा सकते हैं। तो आज समाज की प्रकृति तक रखो, कल हम लोग भारतीय समाज की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, है ना। चलिए अगर किसी को अभी कोई डाउट रह गया है तो पूछो फटाफट, जिनको डाउट